नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी पे। आप लोगों को जो 6 से 8 तक जितने लोग सीटेट भरे हुए हैं फॉर्म, उन सब की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम जीएस का एक ऐसा पैटर्न लेके आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और उन व्याख्या पर आधारित होंगे। हर क्वेश्चन की व्याख्या की जाएगी, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, एनसीईआरटी से कैसे कनेक्ट है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रहेंगे और ये व्याख्या की जाएगी। धीरे धीरे इसमें जैसे आज पहली क्लास होगी थोड़ा कम सुधार मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लास बढ़ती जाएगी उसमें थोड़ा सुधार होता जाएगा। और ये आपके सीटेट को ध्यान में रख के ही कार्य किया जा रहा है। ये सीटेट वाले ना सोचें कि जो सामाजिक अध्ययन के छात्र हैं, चाहे टीजीटी दे रहे हों चाहे पीजीटी दे रहे हों, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सीटेट में बहुत ही अच्छे पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी को ध्यान में रख करके ये सीरीज लाई जा रही है। और ये अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बाकी कुछ अदर क्वेश्चन भी अच्छे स्टैंडर्ड भी करा दिए जाएंगे। इसमें तो स्टैंडर्ड आते ही, सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है आज से एक कड़ी स्टार्ट करते हैं सीटेट वालों के लिए, विशेषकर बाकी सब के लिए है जो एसएसटी की तैयारी करते हैं, सामाजिक अध्ययन वाले हैं। हम लोग आइए देखते हैं नई कड़ी में कि क्वेश्चन देखते हैं। फिर आप लोग कहिएगा इसी कड़ी में हम लोग साइकोलॉजी की भी क्लास बढ़ा देंगे, तो इस क्वेश्चन का अलग से प्रैक्टिस करा देंगे, लेकिन ये एक अलग प्रैक्टिस चलेगी हम लोगों की सामाजिक अध्ययन की। आइए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। देखिए हमारे जी 31 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का रहा होगा, लगभग 2018 का ये पेपर है, तो इसी को देखेंगे। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। जैसे स्थल का एक सकरा भाग, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं यहाँ पे एक उत्तरी अमेरिका वाला भाग देखते हैं। कौन सा भाग देखते हैं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। देखिए इस प्रकार से कुछ भाग होता है, ठीक। इसी से आपका यहाँ से ये आके जुड़ता है दक्षिणी अमेरिका। जो ये स्थल का सकरा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्वीप कहेंगे, खाड़ी कहेंगे, जलसंधि कहेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं, मतलब स्थल को जोड़ता है। जो जल को आपस में जोड़ेगा, दो बड़े इसे प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से कोई जोड़े, तब उसे जल संधि कहेंगे, ठीक है। जल संधि कहेंगे। खाड़ी किसे कहते हैं? हमने बताया था, खाड़ी जिसके चारों तरफ जल से घिरी होती है, एक तरफ स्थल है, उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, ठीक। जैसे बंगाल खाड़ी यहाँ पे है, तीन तरफ स्थल से घिरी है, एक तरफ स्थल से घिरी है, तीन तरफ जल से घिरी हो, उसे खाड़ी कहते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे आप खाड़ी और क्या कहते हैं इन सब की जब तक आप व्याख्या जीरो लेवल से नहीं देखेंगे तब तक कोई आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जो जितने क्वेश्चन इसके बनते हैं बड़े अथेंटिक बनते हैं। जब स्थल की एक सकरी पट्टी हम बात करते हैं, दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है, तो वह स्थल संधि कहलाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? स्थल संधि का, ठीक है। जैसे पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका। पनामा के बारे में जानते हैं। पनामा, ये पनामा जल संधि किसको जोड़ती है? नॉर्थ अमेरिका को। किससे जोड़ती है? साउथ अमेरिका से। ये भी पूछ सकता है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कौन जोड़ता है? पनामा जोड़ती है। यहाँ ये पनामा ना पूछ करके जल संधि पूछ ली है क्या होती है, ठीक है। जल का एक सकरा भाग जो दो जलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जहाँ पे अब जल का सकरा भाग होगा उसे जोड़ेगा, उसे क्या कहेंगे? उसे जल संधि कहलाती है। अगला देखते हैं। जल का सकरा भाग होगा। जलीय भाग से घिरे किसी स्थलीय भूभाग को द्वीप कहा जाता है। जलीय भाग से जो चीज़ें घिरी होंगी उसे क्या कहा जाएगा? द्वीप कहा जाएगा, ठीक। एक होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? तीन तरफ जल एक तरफ स्थल से घिरे भाग को क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। खाड़ी क्या होती है? खाड़ी के जगह चारों तरफ जल से घिरा होता है, चारों तरफ जल से घिरे हुए भाग को क्या कहा जाएगा? खाड़ी कहा जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है? प्रायद्वीप में क्या है? तीन तरफ जल एक तरफ स्थल। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो है स्थल शब्द नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ आपको बता दिया गया है। स्थल संधि क्या है, द्वीप क्या है, खाड़ी क्या है और जल संधियाँ क्या हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया तो ये क्लियर करके चलिएगा। सेम जो है प्रायद्वीप का उल्टा खाड़ी की डिफिनीसन होती है। किसकी डिफिनीसन होती है? खाड़ी की डिफिनीसन होती है। इसमें हो जाएगा तीन तरफ जल एक तरफ स्थल से घिरे भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीन तरफ स्थल एक तरफ जल से घिरे भाग को क्या कहेंगे? खाड़ी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से व्याख्यात क्वेश्चन होने चाहिए। निम्न में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? देखिए महाद्वीप का जिक्र करते हैं।
अब पहले जान लीजिए कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, महाद्वीप कितने हैं? से एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, ठीक, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप हो गया। टोटल कितने महाद्वीप हो गए? टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी हो गई? 2 2 4 6 महाद्वीप हो गए। अब इनमें से पूछा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? यदि हम बात करते सबसे बड़ा कौन है, अगर पूछ सकता है, हो सके पूछ ले सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। ठीक है, बड़ा और छोटा में बात कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, इसमें सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबको पता होगा, अच्छी तरह से पता होगा। यदि इनका जिक्र किया जाए, जो इनका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर क्षेत्रफल देखने 676692024 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये सबसे छोटा महाद्वीप है, तब ये इतना बड़ा है। यदि बात करते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप, यदि देखा जाए हमारा सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होगा, एशिया सबसे बड़ा होगा, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा होगा। एशिया के बाद अफ्रीका आ जाएगा, अफ्रीका दूसरे नंबर का हो जाएगा। फिर नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा तीसरे नंबर का, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका आ जाएगा, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका आ जाएगा, अंटार्कटिका के बाद आपका यूरोप आएगा, यूरोप के बाद नंबर आता है हमारे ऑस्ट्रेलिया का। इस प्रकार से ये हमारे महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। देखिए, सामाजिक विज्ञान में मुख्य रूप से कौन कौन सब्जेक्ट शामिल है? हम मानते हैं इतिहास हमारा शामिल है, भूगोल शामिल है, देखिए सभी में दिख रहा है इतिहास भूगोल, राजनीति विज्ञान शामिल है और अर्थशास्त्र शामिल है। समाजशास्त्र को नहीं लिया गया है, मनोविज्ञान को नहीं इंडिकेट किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद जो हमारी NCERT के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर सामाजिक विज्ञान में मूल रूप से आपका क्या है? इतिहास है, मूल रूप से भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है। ठीक, ये मूल रूप से ये हमारे विषय हैं, इनको जो है शामिल किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तरीय विषयों का संबंध मुख्य रूप से अनुसंधान एवं शोध से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संबंधों, मुख्य रूप से राजनीतिक विषयों पर व्यापक चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को समसामयिक मुद्दों व समस्याओं से परिचित कराया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो देख लीजिए कौन कौन से शब्द, कौन कौन से लिए गए हैं विषय, तो उतना अपना ध्यान में रखिएगा। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी होता है? आगमनात्मक अधिगम जो होता है वो व्याख्यात्मक शिक्षण का क्या होता है? विरोधाभासी होता है। व्याख्यात्मक शिक्षण होता क्या है? व्याख्यात्मक शिक्षण आगमनात्मक अधिगम का विरोधाभासी माना जाता है। आगमनात्मक जो है अधिगम विधि के अंतर्गत विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच अवधारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, या दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। इसमें क्या होगा आपका 35 में हो जाएगा, कह रहे हैं ए तो सत्य है, ठीक, कह रहे हैं ये सत्य है। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा तो देती है, और बी कह रहे हैं या दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। गलत, ऐसा नहीं है, वो करती है। मतलब आलोचनात्मक सोच या विचार से धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग विस्तार को बढ़ावा मिलता है, दूसरे के तर्कों, तथ्य, विचारों और विश्वासों को समझने में भी सहायता मिलती है। यहाँ कहीं नहीं मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, इसलिए ए सही है और बी असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 36 में, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होते हैं? मतलब बात कर रहे हैं अनुभवजन्य साक्ष्य जो होते हैं ये क्या होते हैं? अनुभवजन्य साक्ष्य अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण होते हैं। मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े होते हैं। आंकड़ों की संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का प्रयोग कर एकत्रित आंकड़े होते हैं। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े होते हैं। जो अनुभवजन्य होते हैं इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े होते हैं अनुभवजन्य साक्ष्य। अब अनुभवजन्य साक्ष्य, अनुभव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बताते हैं हम आपको। इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में, जो हम वास्तविक दुनिया में देखते हैं, एकत्रित जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम अनुभवजन्य शास्त्र के उदाहरण हैं। जैसे
अनुभवजन्य साक्ष्य इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी, जो कुछ हमारी ये इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य रिकॉर्ड किए गए डेटा के रूप में अवलोकन का प्रयोग के द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वर्णन, अवलोकन, व्याख्या, प्रतिक्रिया, आलेख, लेख जो होते हैं, प्रसिद्ध पत्रिका हो जाए, पुस्तक इत्यादि अनुभवजन्य साक्ष्य के प्रमुख स्रोत होते हैं। ये सब यह सत्य का सत्यापन करती है तथा तर्कवादी दृष्टिकोण से विपरीत माना जाता है। अनुभवजन्य साक्ष्य एक प्रयोग के परिणाम का पर्याय हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियाँ दर शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। कौन शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं? ये भूगोल के लिए, मतलब भौतिक विशेषता का जिक्र कर रहे हैं। मॉडल प्रकृतियाँ जो होंगी तो ये भूगोल में होंगी, ठीक है, इसे सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। 1960 के दशक में भूगोल अध्ययन के क्षेत्र में अनेक प्रासंगिक परिवर्तन हुए। मात्रात्मक क्रांति ने भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को अधिक व्यापक बना दिया था। स्थानीय समाचार पत्र के मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का, किस स्रोत का है? स्थानीय है, तो ये प्राथमिक होते हैं। कौन से होते हैं? ये प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। स्थानीय समाचार पत्र के मौसम की जो जानकारी हम ग्रहण प्राथमिक स्रोत का परिणाम माना जाता है। प्राथमिक स्रोत मुख्यतः स्थानीय स्तर पर विद्यमान साधनों पर आधारित होते हैं। जो स्थानीय स्तर होगा वहाँ पर जो विद्यमान साधन होंगे उन्हीं पर ये आधारित होते हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त किया जाता है। मौसम का प्रतिरूप स्थानीय ही होता है, जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र के वातावरण की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। तो ये प्राथमिक में आ जाएंगे। 39 में चलते हैं। सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? ये समावेशी शिक्षा जो होती है हमें उसका जिक्र किया जाएगा। सीखने की जो अक्षमता वाले विद्यार्थी समावेशी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ संयुक्त रूप से अधिगम कर सकते हैं। जब उन सभी के साथ बैठाया जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो सीख सकते हैं। समावेशी शिक्षण वह विधा है जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के समान शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्र छात्राओं के मध्य बिना किसी भेदभाव शिक्षण प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा का प्रचारक माना जाता है। 2 हो जाएगा। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? कहते हैं सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। किसने कहा था? डी पर्सेल ने, जे.एच. बेल ने, जे. पियाजे ने, C.L. ओंगडेन ने। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको जे. पियाजे ने कहा था। किसने कहा था? जे. पियाजे ने। ये जो जे. पियाजे हुआ करते हैं स्विट्जरलैंड के चिकित्सा मनोचिकित्सक विज्ञानी थे। उन्होंने बाल विकास पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बच्चों का निरीक्षण करने की पियाजे में विलक्षण प्रतिभा थी। ये बच्चों का विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं। उनका मानना था कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। कोई भी बच्चा होगा वो जो विकास करेगा वो सभी की एक समान प्रक्रिया होगी, लेकिन यह अनुक्रम एक समान नहीं होता है। अतः शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। व्यक्तिगत बच्चे के लिए बनाए या छोटे समूह के लिए बनाए, यह इनकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 में। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। जब छात्र बहस और चर्चाओं में लगे रहेंगे तभी कुछ काम बन पाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हम बात करते हैं कक्षा में सहकारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु एक शिक्षक को चाहिए कि सभी छात्रों को किसी विशेष विषय पर व्यापक अध्ययन का विश्लेषण करने हेतु उन्हें बहस एवं चर्चाओं में लगाए। बहस एवं चर्चा अधिगम का वह माध्यम है, मतलब ये जो बहस और चर्चा होती है ये अधिगम का वह माध्यम होती है जिसके माध्यम से न सिर्फ ज्ञान का विस्तार होता है बल्कि व्यक्तिगत रूप से सभी छात्रों का कौशल विकास भी होता है। मतलब ज्ञान की तो बात छोड़िए, उसमें छात्र का व्यक्तिगत रूप से कौशल विकास होता है। संधि सही हो जाएगा। एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है उसे क्या कहते हैं? आलोचनात्मक सोच कहते हैं। आलोचनात्मक सोच क्या होती है? आत्मनिर्देशित हो, आत्म अनुशासित हो, सोच को उत्पन्न करती है जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर तक तर्क करने का प्रयास करती है।
धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोगों को विस्तृत करने में आलोचनात्मक सोच प्रासंगिक भूमिका निभाती है। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्न में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अजंता एलोरा के बारे में दिया है। अजंता की गुफाओं का जिक्र किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछ लिया है। ग्रेफाइट की, पौधों और खनिज की, स्लेट की, पशु अंगों के अवशेष की। तो पौधों और खनिज की क्या हो जाएगा इसमें? पौधों और खनिज की हुई है। अजंता का गुफाओं का निर्माण जो हुआ था द्वितीय शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? द्वितीय शताब्दी में किया गया था। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए। गुफा की दीवारों और छतों पर व्यापक चित्रण किया गया है। ये मुख्यतः स्लेट से प्राप्त रंगों से बनाए गए हैं। किससे प्राप्त रंगों से बनाए गए हैं? स्लेट से प्राप्त रंगों से बनाए गए हैं। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं, प्राप्त हुई हैं। इन गुफाओं में चैत्य कक्ष या मठ भगवान बुद्ध और बिहार को समर्पित हैं। बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्र का कार्य जातक ग्रंथों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जातक ग्रंथों से लिया गया। तो ये बात कर रहे हैं कि गुफा की दीवारों और छतों पर व्यापक चित्रित किया गया है। ये मुख्यतः स्लेट से प्राप्त रंगों से बनाए गए हैं। कहाँ से प्राप्त रंगों से बनाए? किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? स्लेट से प्राप्त रंगों से बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3 होना चाहिए। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डॉट डॉट पर लिखी गई हैं। पांडुलिपि का जिक्र करते हैं। ये किस पे लिखी गई हैं? पत्थरों पर, कागज़ पर, लकड़ी पर, ताड़ पत्रों पर। तो ताड़ पत्रों का जिक्र किया जाएगा। ताड़ पत्र पर लिखी गई हैं। कौन से पत्र पर? ताड़। 4 सही हो जाएगा। सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ जो होती हैं ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी। ये जो ताड़ पत्र हुआ करते थे मूलतः संस्कृत में लिखा जाता था। तमिलनाडु से कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई, जिसमें अधिकांश पांडुलिपि ताड़ पत्रों पर। तमिलनाडु में जो पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं वो सब संस्कृत में लिखी गई थी। किस पे लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर लिखी गई थी, इसलिए ताड़पत्र हो जाएंगे। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि, जिसे काल बोलते हैं, सबसे लंबी रही है? नवपाषाण काल रहा है, नवमाध्य पाषाण काल रहा है, महापाषाण, तो पूरा पाषाण काल ऐसा रहा है। इसकी काल अवधि सबसे क्या रही है? लंबी रही है, पूरा पाषाण काल की। हम बात करते हैं मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि पूरा पाषाण काल की मानी जाती है। सबसे लंबी अवधि है पूरा पाषाण काल की। इतिहास में पूरा पाषाण काल का समय 10 लाख से 10,000 वर्ष तक माना जाता है। जो माना जाता है 10 लाख से 10,000 वर्ष, 10 लाख से 10,000 वर्ष माना जाता है। मध्य पाषाण काल का यदि जिक्र किया जाए, मध्य पाषाण काल का जिक्र किया जाए तो ये 10,000 से 7,000 वर्ष, 10 से 7 हो जाएगा। नवपाषाण काल की अवधि का जिक्र किया जाए तो ये 7,000 से हो जाएगा, 7,000 से ईसा पूर्व के बाद तक मानी जाती है। इस प्रकार मानव इतिहास का सबसे लंबा जो अवधि माना जाएगा तो वो पूरा पाषाण काल हमारा माना जाएगा। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन सा सत्य है? ए और बी दोनों यहाँ पे हमारा सत्य होता है। ए और बी दोनों हमारे सत्य हैं। कहते हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहाँ पे मेहरगढ़? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहाँ पे? प्रांत में। बोलन दर्रे के पास एक दर्रा है हमारा, कौन सा? एक है बोलन दर्रा। ठीक, दर्रा जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के समीप स्थित छोटा सा कस्बा है। बोलन दर्रा जो है पाक और अफ़गानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है, जो कि एक छोटा सा क्या है? कस्बा है। प्राचीन काल में ही मेहरगढ़ ऐतिहासिक दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण स्थल केंद्र रहा है। मेहरगढ़ से ही प्राचीन काल में खेती और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ के बारे में यहाँ से पूछ लिया गया है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ 46 का तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
47 से। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? कौन सा राज्य था? हमारा गुजरात था। गुजरात राज्य का जिक्र किया जाएगा यदि गुजरात का, किसका? गुजरात का। हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। गुजरात के बाद हरियाणा, गुजरात के बाद देखोगे सेकंड नंबर पे हरियाणा हो जाएगा। गुजरात के बाद हरियाणा में नगरों की संख्या सबसे अधिक प्राप्त हुई है। राजस्थान में भी हड़प्पा सभ्यता के व्यापक स्रोत प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर कालीबंगा कहाँ पे है तो कालीबंगा अगर देखा जाएगा, कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? कालीबंगा जो है हमारा राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा का यहाँ पे जिक्र किया इसने। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा, जिसे बंदरगाह नगर भी कहते हैं, वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा बड़ा नियोजित शहर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? तो ऋग्वेद जो हमारा था किस भाषा में रचा गया था? ऋग्वेद हमारा संस्कृत भाषा में रचा गया था। ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई रचना है, सबको पता है। ऋग्वेद का जो काल था 15,000 से 1,000 ईसा पूर्व का जिक्र करेंगे। क्या करेंगे? 15,000 से 1,000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का काल माना जाता है। इसी दौरान ऋग्वेद की रचना की गई। अन्य 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में संस्कृत भाषा में। जो अन्य 3 वेद हैं उनकी जो रचना हुई थी उनकी रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल। अन्य 3 की उत्तर वैदिक काल में रचना हुई, संस्कृत भाषा में की गई थी। जो तीनों थे उनकी भी संस्कृत की गई। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। हम बात करते हैं किसका? ऋग्वेद का। हम बात करते हैं ऋग्वेद का। ऋग्वेद में कुल कितने जो है मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वैदिक जो प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः कबीलाई थी। ग्राम जो हुआ करते थे स्तरीय प्रधान ग्रामीणी कहलाता था। इस समय तक जनपद का उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है। अगर गायत्री मंत्र का जिक्र करें, किसका? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में उल्लेखित है? तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में उल्लेखित है कौन सा? गायत्री मंत्र। ये नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, महावीर। तो कौन थे? तो वो महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था? तो बिंबिसार था माना जाता है। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में ये जो हुआ करता था हर्यक वंश। कौन सा? हर्यक वंश का ये शासक हुआ करता था। शक्तिशाली शासक के रूप में बिंबिसार ने 544 से 592 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसने शासन कब किया था? 544 से 592 ईसा पूर्व तक इसने क्या किया? शासन किया था। बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करते हैं किसका? बिंबिसार जो है इसे श्रेणिक के नाम से, किसे? श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बिंबिसार को। उसने अन्य राज्य पर आक्रमण कर उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? धम्म, अहिंसा, संघ, बुद्ध। तो अहिंसा जो है बौद्ध के त्रिरत्नों में से नहीं है। बाकी त्रिरत्नों में अहिंसा को शामिल नहीं किया जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं सृष्टि के विभिन्न चक्रों में विभाजित हैं। इसमें से एक बुद्ध चक्र है तो दूसरा शून्य चक्र है। बुद्ध और शून्य चक्र। मित्रों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसके हम लेके आएंगे। आप लोग अपना सजेशन दीजिए। इसी प्रकार से हमारी कड़ी चलती रहेगी। मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।